हेलो एवरीवन, न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी पिलानी के यूट्यूब चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम काइनेमेटिक्स में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम आगे की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो टर्म्स आती है, नेक्स्ट जो पद आते हैं वो कौन से हैं? देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि चाल तथा वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि चाल तथा वेग, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ध्यान से सुनिए सारी बातों को, क्योंकि बिल्कुल आसान टर्म्स हमें लगती है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड सिंपल वर्ड अगर देखें तो उसका मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ जी दोस्तों, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस is always greater than equal to displacement. Distance is always greater than equal to displacement. तो अगर हम यहां पर देखें, distance upon time is always greater than equal to displacement upon time, और इसका मतलब है स्पीड वेलोसिटी से या तो ज्यादा होगी या वेलोसिटी के बराबर होगी। स्पीड वेलोसिटी से कभी भी कम नहीं होगी। अब हमें इस वीडियो में इन दोनों टर्म्स को समझना है, स्पीड को और वेलोसिटी को। स्पीड को और वेलोसिटी को अगर इनकी सिंपल बात की जाए स्पीड और वेलोसिटी की, तो ये और ये जो है स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity। यानी कि चाल अदिश राशि होती है जबकि वेग सदिश राशि होती है। दूसरी बात, चाल वेग से या तो ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल बातें हैं। अब आगे बढ़े तो चाल को यानी स्पीड को कवर करने की कोशिश करते हैं। स्पीड दोस्तों दो तरीके की होती है। एवरेज स्पीड, इसके बारे में हमें पढ़ना है, और सेकंड जो है एवरेज स्पीड, इसके बारे में पढ़ना है, और सेकंड जो है वो है इंस्टंटेनियस स्पीड। हिंदी में अगर बोले एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल, और इंस्टंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तात्क्षणिक चाल। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल, और इंस्टंटेनियस स्पीड का मतलब होता है तात्क्षणिक चाल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हमें एवरेज स्पीड को पढ़ने की कोशिश करनी है। जब भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो, एक जनरल फॉर्मूला होता है जो काम में आएगा। जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सिमिलरली अगर हमें एवरेज वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो टर्म्स जो है डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये जनरल फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
अब इसी से अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि कोई जर्नी है हाफ डिस्टेंस, ध्यान से समझना, हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर होती है v1 स्पीड से। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो कवर होती है v2 स्पीड से। हाँ जी, कोई जर्नी है जिसमें हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर होती है v1 स्पीड से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर होती है v2 स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है, हमें एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। समझ रहे हो, हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर होती है v1 स्पीड से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर होती है v2 स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे दोस्तों? जनरल फॉर्मूला, मैंने बोला जनरल फॉर्मूले को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, तो ये जैसे A से B तक आ रहे हैं। हाफ डिस्टेंस का मतलब आधी दूरी, हाफ डिस्टेंस का मतलब आधी दूरी, उसे S मान लिया, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस उसे भी S मान लिया, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से इसे सोल्व करना है। कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो आधी दूरी v1 चाल से और बची हुई आधी दूरी v2 चाल से तय होती है, तो औसत चाल क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ये लिख दिया कि आधी दूरी s, आधी का मतलब इक्वल, आधी का मतलब इक्वल, ये भी s और ये भी s। और अगर अपन टाइम की बात करें, ये टाइम t1, ये टाइम t2, और यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड क्या है v2 है। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो वो क्या होगा, तो वो इस फॉर्मूले में है। सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्मूले में। तो अगर मैं एवरेज स्पीड देखूं, टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस 2s और टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो 2s। अब t1 की बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो ये डिस्टेंस, ये टाइम। तो अगर मैं v1 बराबर अगर देखूं तो वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और v2 बराबर देखूं तो वो भी डिस्टेंस अपॉन में। तो अगर मैं यहां से t1 और t2 की वैल्यू यहां पुट करूं तो अपने पास क्या है, s अपॉन में v1 प्लस s अपॉन में v2। और यहां से अगर देखें तो v एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, तो इस पूरे को सोल्व करेंगे, s कैंसिल हो जाएगा, पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन देखें, हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v2, देन टोटल जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड जो वो क्या होगी, वो होगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, इसे नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये एवरेज स्पीड में पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े एवरेज स्पीड में सेकंड क्वेश्चन के पास, सेकंड क्वेश्चन भाई, हाफ डिस्टेंस स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग हाफ v2 स्पीड से कवर करता है, और v2 जो है वो अपन ले सकते हैं 40 किलोमीटर।
अब अगर पूछे कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अब तो आसान है। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। हाँ जी, ये हो गया 260 40 और ये हो गया 100 48 किलोमीटर पर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो अलग लैंग्वेज में मिल जाए। अलग लैंग्वेज अगर देखें तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्पेसिफाइड कंडीशन देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या कहती है? स्पेशल कंडीशन क्या कहती है दोस्तों कि अगर S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस V3 स्पीड से ट्रेवल हो तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी? एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी? तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में टोटल डिस्टेंस आ गया जी, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम की बात करते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है तो क्या हो गया? S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन में। अगर मान लो एक और स्लोप दे रखा हो तो S4, यहाँ पे S4 अपॉन V4। ये जो है ये स्पेशल कंडीशन है जब अपने को क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो और एवरेज स्पीड पूछी जाए। ध्यान रखना इस कंडीशन को, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़े। पहले तो हाफ ऑफ डिस्टेंस थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर बोले कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या कह सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह सकता है कि 2/3 डिस्टेंस, कोई भी जर्नी है उसका जो 2/3 डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल हो रहा है और रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो स्पीड v2 से ट्रेवल हो रहा है। अब एवरेज स्पीड क्या होगी? अब एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी? हिंदी में अगर बोले तो कि 2/3 दूरी जो है, 2/3 दूरी जो है वो v1 चाल से तय होती है। 1/3 दूरी जो है यानी बची हुई दूरी कितनी है? 1/3 वो v2 चाल से तय होती है। तो कुल जो औसत चाल जो है वो क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? उसको क्या कर सकते हैं? इसको कैसे कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 2/3 है, ये 1/3 है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस 3s मान लूं, टोटल डिस्टेंस कितनी मान लूं? 3s मान लूं, तो 2/3 जो है वो कितना हो जाएगा? 2s और 1/3 कितना हो जाएगा? s। स्पीड यहां पर v1 है, यहां पर क्या है? v2। और टाइम की बात करें, टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा? तो वो अपने को सोल्व हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस तो 3s, टोटल टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल्स टू, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहां से यहां तक का टाइम है वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से अगर सोल्व करें तो ये हो गया 2s अपॉन में v1 प्लस s अपॉन में v2। 2s अपॉन में v1 प्लस s अपॉन में v2। अब इसे सोल्व करें तो ये क्या होगा? सोल्व करेंगे तो s तो कैंसिल हो जाएगा, s तो कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन में। अब एलसीएम लेंगे तो 3 v1 v2, ये 3 है, ये v1 v2 ऊपर चला गया तो 3 v1 v2, ये क्या है? v1 प्लस 2। ये आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का। समझ रहे हो? तो जो सिंपल सी आपको कंडीशन लिखाई है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, उसका आपको ध्यान रखना है। और जनरल फॉर्मूला जो काम में आता है वो क्या होता है? वो होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इस फॉर्मूले को यूज करके अपन मेन फॉर्मूले पुट कर सकते हैं एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस नहीं दे रखे अज्यूम करो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो। ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं, सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड कंडीशन जो है एवरेज स्पीड के मामले में, सेकंड जो केस, तो सेकंड केस समझा देता हूं। सेकंड केस कि कोई जर्नी है, उसमें S1 डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी अगर ये लिखें कि T1 टाइम तक स्पीड जो है वो V1 है, T2 टाइम तक स्पीड V2 है, T3 टाइम तक स्पीड V3 है। होता है कि इतनी देर तक, इतने टाइम तक व्हीकल जो है वो V1 स्पीड से चल रहा है, इतने टाइम तक व्हीकल V2 स्पीड चल रहा है, रिमेनिंग टाइम तक व्हीकल V3 स्पीड से चल रहा है। अब एवरेज स्पीड अपने कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है, वही अपने पास फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जैसे यहाँ पर डिस्टेंस तो दी हुई नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस तो दी हुई नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस यहाँ पर S1, यहाँ पर S2 और यहाँ पर S3 एज्यूम कर ली तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर अपन लिखे टोटल डिस्टेंस तो S1 प्लस S2 प्लस S3, टाइम की बात करें, टाइम दिया हुआ है तो T1 प्लस T2 प्लस T3। अब ये हमने एज्यूम किया, ये दिया हुआ, ये गिवन। तो अब अगर देखें तो इस S1 की वैल्यू कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा? V1 T1, V2 T2 और V3 T3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस 3, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। और कैसे कैलकुलेट किया ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? हमने जनरल कांसेप्ट को यूज करके इस फॉर्मूले को हमने फाइंड आउट किया है। V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये केस सेकंड था दोस्तों। अब केस सेकंड के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केस सेकंड के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केस सेकंड के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? केस सेकंड के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश की। केस सेकंड का क्वेश्चन कैसा है? इसमें स्पीड देगा और टाइम देगा। जैसे कोई जर्नी है और उस जर्नी में क्या हो रहा है? हाफ टाइम, हाफ डिस्टेंस, हाफ टाइम। हाफ टाइम का मतलब कि जैसे जर्नी को कंप्लीट होने में 10 घंटे का समय लगता है, तो आधा समय जो है, आधा टाइम जो है वो क्या हो गया? हाफ टाइम, यानी 5 घंटे, बचे हुए 5 घंटे। तो हाफ टाइम तक स्पीड जो है वो V1, रिमेनिंग हाफ टाइम तक स्पीड V2। अब अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड तो दोस्तों वही फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैसे सोल्व करेंगे? तो ये डिस्टेंस S1, ये डिस्टेंस S2 हमने एज्यूम कर ली, ये डिस्टेंस S1, ये डिस्टेंस S2 हमने एज्यूम कर ली। या फिर पिछले के अकॉर्डिंग अपन देखें तो पिछले केस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। पिछले केस के अकॉर्डिंग क्या था? V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हाफ टाइम है तो ये दोनों टाइम इक्वल हो गए, T और ये भी T, हाफ हाफ है तो T और T दोनों इक्वल मान लो। तो अगर यहाँ से लिखें V1 T प्लस V2 T और अपॉन में T प्लस T, तो ये कितना हो गया? V1 प्लस V2 अपॉन में 2, ये एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट ही आंसर समझ में आने लग जाएंगे। और अगर मान लो कि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे? V1 V2 की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आगे बढ़े, अगर इसमें आगे बढ़े तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं?
हमने अभी तक जो कंडीशन पढ़ी है उन कंडीशन को ऐड भी किया जा सकता है, उन कंडीशन को ऐड भी किया जा सकता है। कंडीशन को ऐड कैसे कर, जैसे नेक्स्ट केस, क्रिटिकल कंडीशन। मान लो क्रिटिकल कंडीशन कैसे है समझने की कोशिश कीजिए। क्रिटिकल कंडीशन कैसे कि कोई जर्नी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद स्पीड v1 या फिर स्पीड v, ऐसे हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। क्वेश्चन मान लो, कंडीशन मान लो, कुछ भी मान लो, काफी बार पूछा जा चुका है। हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद स्पीड v, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, बची हुई आधी दूरी, उसे क्या करता है, वो जो है वो कवर होती है इनटू कवर विद स्पीड v2 या फिर v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम। क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। क्रिटिकल कंडीशन है कि आधी डिस्टेंस होगी, आधी डिस्टेंस v स्पीड से, बची हुई जो आधी डिस्टेंस है वो उस आधी डिस्टेंस को जब कवर करता है तो इक्वल टाइम के लिए, इक्वल टाइम का मतलब आधे टाइम तक स्पीड v1 और बचे हुए आधे टाइम तक स्पीड v2, बचे हुए आधे टाइम तक स्पीड v2। मैं मानता हूं कि इस ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड जो है वो v डैश है, तो v डैश क्या होगा, तो ये अभी हमने देखा था आधे टाइम तक स्पीड v1, आधे टाइम तक स्पीड v2, आधे टाइम तक स्पीड v1, आधे टाइम तक स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी, वो होगी v1 प्लस v2 अपॉन में 2, v1 प्लस v2 अपॉन में। बात हाफ डिस्टेंस की करें, बात हाफ डिस्टेंस की करें तो उसके लिए आपको बताया था मैंने एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है, वो होती थी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। याद आ रहा पहली केस, सबसे पहला केस अगर देखें 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला। तो यहां पर देखें तो हाफ है तो यही लगना चाहिए 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, लेकिन यहां की स्पीड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी, वो दो पार्ट में कह रहे हैं कि आधे टाइम तक v1 और बचे हुए आधे टाइम तक v2। अब सोल्व करो, तो अब अगर सोल्व करें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसकी तो आपने को मिलेगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2, और इसको अगर लिखें तो 2v डैश अपॉन में v प्लस v डैश, सही है, 2v डैश अपॉन में v प्लस v डैश। अब 2v डैश की वैल्यू क्या है, v1 प्लस v2 अपॉन में 2 और अपॉन में v1 प्लस v2 अपॉन में। अब इसको सोल्व किया अगर तो अपने पास क्या, इसको सोल्व किया अगर तो अपने पास क्या, अपने पास आया ये जो 2 है एलसीएम के बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 2v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों जनरल कंसेप्ट जो है वो कभी नहीं भूलने चाहिए, जनरल कंडीशन जो है, और ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन हो रहा है वो किस पर बेस्ड है, सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो एक जनरल फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये पहले हमने देखा था हाफ डिस्टेंस, ये बाद में हमने देखा ये वाला देखा हमने v1 प्लस v2 अपॉन 2, और अब दोनों कंडीशन मिला दिया, तो ऐसा हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उसको सोल्व करें। अगर डाटा हो तो डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, अदरवाइज देखो जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो
जैसे क्वेश्चन लिखा जाए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आंसर जो है वो आप कमेंट में पुट कर सकते हो। खैर देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। 1/3 विद स्पीड v1, टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 डिस्टेंस। 1/3 डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल होता है स्पीड v1 से। रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कवर होती है हाफ टाइम स्पीड v2, हाफ टाइम स्पीड v3। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? 1/3 विद स्पीड v1, बची हुई जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो 3s डिस्टेंस है तो s डिस्टेंस v1 स्पीड से 2s डिस्टेंस जो है उसको कवर कर रहा है, तो आधे टाइम तक स्पीड v2 और बचे हुए आधे टाइम तक स्पीड v3। अब इसमें एवरेज स्पीड अपने को सोल्व करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और पॉज नहीं करते तो आप आगे इसको सॉल्यूशन देख सकते हो कैसे सोल्व करते हैं। तो वही है, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 3s, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 3s, सही। अब टोटल डिस्टेंस हमने 3s मान ली, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 3s मान ली तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है? एवरेज स्पीड जो है वो होती है, एवरेज स्पीड को कैसे सोल्व करेंगे? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। अब टोटल टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करें? तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। ये तो अपने को पता है, ये तो अपने को पता है कि यहां पर जो एवरेज स्पीड आएगी वो v2 प्लस v3 बाई 2 आएगी, क्योंकि हाफ टाइम। तो ये तो v2 प्लस v3 बाई 2 हो गया। अब ये डिस्टेंस s, ये डिस्टेंस 2s, ये डिस्टेंस s और ये डिस्टेंस 2s। अब मैं इससे जो है मैं मान लेता हूं v डैश, इससे मैं मान लेता हूं v डैश। अब अगर यहां पे सॉल्व करें, टोटल डिस्टेंस 3s अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम की बात करें तो इसका 1/3 है, ये तो s होगी, ये बची हुई 2s होगी। अब अगर देखें तो ये जो टाइम है, टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसे तो मैंने लिख दिया s अपॉन में v1, इसे तो मैंने लिख दिया s अपॉन में v1, और इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा 2s अपॉन में, अब ये जो स्पीड है v डैश है तो इसे मैं v डैश लिख सकते हैं, या फिर v2 प्लस v3 अपॉन में। अब यहां से s को कॉमन आके कैंसिल हो गया, एलसीएम अगर लेंगे तो v1 v2 प्लस v3, देखो v1 v2 प्लस v3 ये ऊपर चला जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा? यहां पर बचेगा v2 प्लस v3 और प्लस में 4v1, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे क्रिटिकल केस के क्वेश्चन जेईई में भी पूछे गए हैं, एनडीए में भी पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। तो ये क्रिटिकल केस थे। अब इन केस में आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड को और समझने की कोशिश करते हैं, एवरेज स्पीड को और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मिटा देते हैं। एवरेज स्पीड को और समझने की कोशिश करें। तो एवरेज स्पीड में नेक्स्ट जो केस निकल करके वो तो बड़ा आसान है। नेक्स्ट जो केस निकल करके आता है वो तो बड़ा आसान है। वो क्या कहता है? वो कह रहे हैं कि कोई जर्नी है, उसमें जाते हुए स्पीड v1 और आते हुए स्पीड v2। जाते हुए स्पीड v1 है व्हाइल गोइंग, और आते हुए स्पीड v2 व्हाइल रिटर्निंग। जब रिटर्न होते हैं तो स्पीड v2 होती है, और हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी। तो दोस्तों a से b तक जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी s,
वापस आएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी एस, तो टोटल डिस्टेंस जो कितनी होगी 2s। टाइम की बात करें, यहां से यहां तक आता है, यहां से यहां तक आता है, टाइम कितना लगता है, यहां से यहां तक आता है टाइम कितना, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया s अपॉन v1 और ये हो गया s अपॉन में s अपॉन v1 और ये s अपॉन v2। अब इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है जिससे क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट केस क्या है कि जा रहा है तो स्पीड v1, वापस आ रहा है तो स्पीड v2 और एवरेज स्पीड जो वो क्या हो गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये अपना एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, इसके अपन ने क्वेश्चंस किए। अब आगे अगर बढ़े एवरेज स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करें, अगर इसी केस में अपने को एवरेज वेलोसिटी पूछे तो बिल्कुल आसान है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इस केस में, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों होती है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वापस वहीं आ गया तो एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। तो सेम चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट जो अपना केस आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक चाल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें, तात्क्षणिक चाल की, तो इसका जो काम है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर देखें तो टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। और वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को मैथमेटिक्स में अगर देखें तो वो बोलते हैं dt। मैथमेटिक्स में अगर देखें तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं। अब इसको समझना बिल्कुल आसान है। अगर अपन एक बात करें डिस्टेंस टाइम कर्व, अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम कर्व की, तो डिस्टेंस टाइम कर्व जो है उसकी एक खास बात होती है। डिस्टेंस टाइम कर्व वो जो है वो क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस टाइम कर्व जो है वो क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता। यानी कि हमें ऐसा कर्व मिले, ऐसा कर्व मिले, ऐसा कर्व मिले, तो ये डिस्टेंस टाइम कर्व पॉसिबल है, ये भी डिस्टेंस टाइम कर्व पॉसिबल है, लेकिन ये डिस्टेंस टाइम कर्व कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है, ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। ट्रेवल डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होती है। जैसे आप कोई बाइक परचेज करते हैं तो उसमें इनिशियली अगर देखें तो जो ओडोमीटर उसमें लगा होता है जिसमें किलोमीटर लिखे होते हैं, तो स्टार्टिंग में सब जीरो होते हैं। अब जैसे जैसे बाइक को मोशन कराया जाता है तो किलोमीटर जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो अगर मान लो आप 1 महीने बाद देखो तो किलोमीटर और बढ़े मिलेंगे, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जितना आप बाइक को चलाओगे, जितना आप उसको मोशन दोगे, उतने ही ज्यादा ये किलोमीटर बढ़ते जाएंगे। यानी कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग। कभी भी ऐसा कर्व नहीं होगा। तो कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम कर्व इज नॉट पॉसिबल, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको टाइम जो है, टाइम एक्सिस की तरफ भी ध्यान देना होगा। टाइम एक्सिस की तरफ अगर आप ध्यान देते हो, देखो ये जनरल जो कर्व से रिलेटेड बातें हैं ये समझ लेते हो। कर्व काफी परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। तो कर्व से रिलेटेड बात है कि जैसे जो टाइम एक्सिस, टाइम की जो खास बात है वो क्या है, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता। टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता। जैसे आपकी जो उम्र है वो लगातार बढ़ती जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकते, उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। यानी कहने मतलब टाइम इज रनिंग, टाइम इज रनिंग का मतलब टाइम बढ़ता ही रहता है।
आप देखोगे आपको कोई काम करते हो 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, अब आप ये कहोगे मेरे को 8 मिनट हो गई, वापस से अब 7 हो गई, टाइम कभी घटेगा नहीं। तो अगर आप देखोगे टाइम एक्सिस की ओर तो कोई कर्व होता है, जैसे मान लो डिस्टेंस टाइम, ये डिस्टेंस ये टाइम। अब अगर मान लो कोई कर्व ऐसा दे रखा हो तो ये कर्व जो है पॉसिबल नहीं है। ये कर्व पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम जो है वापस से डिक्रीज होने लगा। तो अगर आपने कोई प्रोमोशन स्टार्ट किया तो 0 के बाद 1 सेकंड, 1 के बाद 2 सेकंड, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 2 सेकंड वाला केस नहीं आ सकता। तो इस चीज का एक आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता। दूसरी बात, टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हर जो टर्म आती है अपने पास, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का क्या स्पेसिफिकेशन है। तो डिस्टेंस का स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं मैं। डिस्टेंस का स्पेसिफिकेशन जो है वो याद रखना जरूरी है, और याद रखने से समझना जरूरी है। और समझने के लिए आपको बता दिया कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे डिस्टेंस टाइम कर्व को समझने में आपको फायदा होगा। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। सेम चीजें अगर अपन टाइम की बात करें, टाइम भी डिक्रीजिंग नहीं होता, टाइम भी नेगेटिव नहीं होता, ना डिक्रीज होता है ना नेगेटिव होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई कर्व आपको दे रखो, ये डिस्टेंस, ये टाइम, और ये कर्व ऐसा दे रखो, तो ये क्या पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव में आ गया, टाइम जो है वो नेगेटिव में आ गया। तो छोटी छोटी चीजें जो है इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो कोई ये दे रखो डिस्टेंस टाइम कर्व, तो ये डिस्टेंस टाइम कर्व क्या पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार डिस्टेंस को नेगेटिव दे दिया। इसके अलावा अगर देखें तो क्या ये डिस्टेंस टाइम कर्व पॉसिबल है? तो ये डिस्टेंस टाइम कर्व भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है डिस्टेंस टाइम कर्व? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस बढ़ रही थी, टाइम तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो बढ़ते बढ़ते अचानक से घटने लगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और चौथा जो केस है वो कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस तो बढ़ रही है लेकिन टाइम घट गया। यहां पर आप देखोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है, टाइम घट रहा है। तो ये कोई भी कर्व पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी कर्व में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये अगर देखें डिस्टेंस टाइम कर्व नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है वो जरूर हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में घट सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो इस तरीके की बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब अपना जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो, टाइम इंटरवल बहुत कम हो, जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो होता है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम हो गया। इंस्टेंट में होता है ना, पलक झपकने में जब कोई काम हो तो उससे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो v इंस्टेंटेनियस जो है वो ds अपॉन dt। अब कोई डिस्टेंस टाइम कर्व है, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस, ये टाइम। अब कोई डिस्टेंस टाइम कर्व है, अब ये मान लो कि ये ऐसा कर्व है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब ये हमेशा इंक्रीज होगा, तो डिस्टेंस टाइम कर्व अगर अपने पास है, अब ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब यहां पर देखें तो इसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, उसकी जो स्लोप है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड को। क्यों? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी कर्व है, ये y एक्सिस, x एक्सिस, कोई भी कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है?
वो होता है dy/dx। जिस पॉइंट पर देख रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट x1, y। तो अगर यहां पर अगर देखें तो ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये डिस्टेंस टाइम पर। अब अगर मैं मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखूं तो वो क्या हो जाएगा, ds/dt, ds/dt किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। और वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ds/dt, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट देखें, अब ये देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर अपने पास है उसके लिए क्या होता है, dy/dx ग्रेटर देन 0। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो या ग्रेटर देन 0 मान लो। अब यहां पर अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, v इंस्टेंटेनियस, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑलवेज, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये आपने जरूर देखा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' ग्रेटर देन 0, और इसलिए यहाँ पे ds/dt, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये ds/dt है, तो ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड जो बात आई है वो अपने पास क्या निकल कर आई है, वो बात आई है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जो सिंपल सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो स्पीड भी पॉजिटिव ही होगी। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड कुछ बातें थी। लेकिन अगर अपन इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम पर, डिस्टेंस टाइम पर, इस डिस्टेंस टाइम कर्व की क्या बात है, ये 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो होती है 12 मिनट, 12 मिनट। 5 सेकंड में 75 मिनट। ये डिस्टेंस टाइम कर्व 2 सेकंड में 12 मीटर, 5 सेकंड में 75 मीटर। अब ये पूछेगा कैलकुलेट वेलोसिटी या फिर स्पीड एट t = 3 सेकंड। कैलकुलेट स्पीड एट t = 3 सेकंड। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल इसको समझना है अपने को। आसान भाषा में अगर कहें तो इस कर्व को समझना है, इस कर्व को समझते ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस कर्व को अगर देखें तो बेसिकली ये पैराबोला है। इस कर्व को देखें तो ये पैराबोला है। इस साइड क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कांट बी नेगेटिव। अब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है ये इसी तरफ आएगा और ये इसी तरफ आएगा। तो इसका मतलब अब ये पैराबोला जो है वो कौन सा है, तो ये पैराबोला जो है वो कौन सा है, वो है x² = 4a। लेकिन मैथमेटिकली बातें हमें याद नहीं रखनी, हम फिजिक्स का सोल्व कर रहे हैं। तो पैराबोला में एक केस याद रखना, तो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को, और ये 90% अगर मान लो आप पैराबोलिक क्वेश्चन सोल्व करते हो उसमें काम आती है। तो इस ट्रिक को समझ ले कि कैसे इस पैराबोला की इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एक बात कहूं कि पैराबोला जिस अक्ष के अलोंग हो, जिस एक्सिस के अलोंग, जैसे ये पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग, तो इसमें y की पावर 1, तो जिस एक्सिस का अलोंग है उसकी पावर 1 आएगी, जिससे दूर है उसकी पावर 2, क्योंकि पैराबोला में एक तरफ पावर 2 एक तरफ पावर 1। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस एक्सिस की ओर होगा, तो ये किस एक्सिस की ओर है, डिस्टेंस। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t², और ये हो गया, सही है। तो अगर मान लो कि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, और हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए t को इधर ही रखेंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, s = t², और इसको क्या लिख सकते हैं, s = kt², s = kt²। अब k की वैल्यू चाहिए, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं,
के की वैल्यू चाहिए, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई ये 12 ये के और ये 2 का स्क्वायर, तो यहां से के बराबर कितना आ गया 3, इसका मतलब s बराबर हो गया 3t स्क्वायर। और ये अगर पुट करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा, तो ये पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 into 3 75, तो बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। तो अब ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब s इक्वल टू 3t स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या होती है, वो होती है ds अपॉन में dt। ds अपॉन dt इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये 60, t इक्वल टू कितना रखना है 3, तो हो गया 18 मीटर पर सेकंड, जो कि राइट आंसर है। तो अभी हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं कि आप इस कर्व को समझने की कोशिश करें। पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग है वो देखें। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है फिर आपको समझ में आए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई डिस्टेंस लाइन कर, डिस्टेंस अब डिस्टेंस टाइम कर्व है, एक तरफ s एक तरफ t। अब ये बोल रहा है 1 सेकंड 3 मीटर, 4 सेकंड 6। सबसे पहला काम क्या है, हमें इक्वेशन पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग है, टाइम, तो इसकी पावर कितनी आएगी 1, इसकी पावर कितनी आएगी 2, तो इसका मतलब s स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t या फिर s प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। इसका ध्यान रखना क्योंकि हमें s कैलकुलेट करना है, क्योंकि ds अपॉन dt ही इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा। अब इसमें हो सकता है आपसे कुछ भी पूछ ले, हो सकता है आपको पूछे t बराबर 3 सेकंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। अब इसको कैसे सोल्व करें, s प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, s बराबर k अंडर रूट t। अब k अंडर रूट t है, t की वैल्यू रखो, तो ये आ गया 3 k अंडर रूट 1, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 3, तब ये s बराबर हो गया 3 अंडर रूट t। अब यहां से पुट करें तो ये 4 यहां पे पुट किया तो 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 तो 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है तो वेरीफाई कर दिया। अब ds अपॉन dt वही है v स्पीड, तो ये हो गया 3 अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 अपॉन में 2 अंडर रूट t, सही है। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है अंडर रूट x का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। तो यहां से अगर देखें तो v बराबर क्या है, वो आ गया 3 अपॉन में 2, कितने टाइम पर देखना 3 सेकंड पर, तो अंडर रूट 3, तो आ गया अंडर रूट 3 बाई 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, किसके क्वेश्चन थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दोस्तों आज हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन देखे और इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और कर्व जो है उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यान से समझने पर ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो इसको बार बार इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कराए गए हैं, वैसे क्वेश्चन करने की आप प्रैक्टिस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है।